Hello aspirants, welcome to my YouTube channel. So today we are going to study about chapter 7 fundamental rights. Okay? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं और ये हमें क्यों दिए जाते हैं हमारे सिटीजन्स को, मतलब हम इंडिया के सिटीजन्स हैं तो ये हमें क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आज हम इसको इस वीडियो में समझेंगे। पहले इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और साथ में हम इस नोट्स के थ्रू आपको सब कुछ धीरे धीरे समझाएंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स हमें क्यों दिए जाते हैं और ये होते क्या हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों क्वेश्चन का मतलब सबसे पहले समझेंगे। व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होते हैं कि वो अधिकार, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे सबसे पहले, अधिकार। ठीक है, तो ऐसे अधिकार जो हमें प्रोवाइड किए जाते हैं हमारी गवर्नमेंट के थ्रू, हमारा हमसे ऊपर जो अथॉरिटी होती है उसके थ्रू, जिससे कि हमारे हमारे भी अपने कुछ राइट्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारे हमारे साथ कोई गलत ना कर सके और हमारे पास वो फंडामेंटल राइट एज अ बेस के थ्रू होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि हमने कहा कि अब हमें क्यों जरूरत होती है, तो यहीं से क्वेश्चन क्या निकल के आता है, वाई डू वी नीड फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमें क्यों जरूरत होता है, तो हमारे पास क्या आती है, पहले स्टेट। आपको भी स्टेट क्या होता है, स्टेट में हमने 3 गवर्नमेंट पढ़ी। सबसे पहले कौन सी, एग्जीक्यूटिव, सेकंड नंबर पे लेजिस्लेचर एंड थर्ड नंबर पे जुडिशरी। ओके, तो एग्जीक्यूटिव कौन होती है, जो कानून को अथॉरिटी देती है कि हाँ ये कानून सही है या ये कानून गलत है, या फिर ये कह सकते हैं कानून को लागू करती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में वो गवर्नमेंट होती है मेकिंग लॉ, जो कि क्या करती है, कानून बनाती है। और जुडिशरी में हमारे पास कौन सी गवर्नमेंट आती है, जो कि कानून को ये बताती है कि हाँ ये कानून है या फिर ये नहीं है। जैसे कि अब देखते हो हम एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, या फिर पुलिस फोर्स होती है, या फिर आईएएस आईपीएस होते हैं, ये सब क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं। ओके, लेजिस्लेचर में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट हो गई, विधानसभा हो गई, ये सब किस में आते हैं, हमारे लेजिस्लेचर में। हमारे पास थर्ड नंबर पे क्या आता है, जुडिशरी। जुडिशरी में कौन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो ये हमारे किस में आ गए, स्टेट के अंडर में आ गए। अब ये सोचो इतना बड़ा स्टेट है, इसके अंडर में मतलब इतनी सारी गवर्नमेंट है और हम हैं सिटीजन्स। हम कौन है, सिटीजन्स या फिर इंडिविजुअल कह सकते हैं। तो हम इंडिविजुअल और सिटीजन्स, हम इतने से हैं इनके आगे, और ये कितने बड़े, सोचो इतनी बड़ी पावर, इतनी बड़ी अथॉरिटी, ये चाहे तो हमारे साथ क्या नहीं कर सकते, बट इसलिए हमारे साथ ये कुछ भी गलत ना करे और ये अपनी मनमानी या फिर ये आर्बिट्रेरी लॉस ना चलाए, उसके लिए हमें क्या प्रोवाइड किया जाता है, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, मतलब हमें कुछ राइट्स दिए जाते हैं, ऐसे राइट्स जिनका एक बेस होता है, और इनके साथ हम मतलब ये हमारे पास लाइन टू लाइन में, लक्ष्मीकांत की लाइन टू लाइन में हम एक्सप्लेन करेंगे तो हमें क्या समझ में आएगा कि ये ना तो क्या है, नोट एब्सोल्यूट, और लेकिन क्या है, क्वालिफाइड, मतलब कि इसके ऊपर कोई भी अपनी मनमानी नहीं चला सकता है। इसके अंदर हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बट इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो वोलेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो बेसिक स्ट्रक्चर वैसे का वैसे ही रहना चाहिए। तो ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है, तो आगे समझ में, वाई डू वी नीड फंडामेंटल राइट्स, तो हमें फंडामेंटल राइट्स क्यों दिए जाते हैं। ठीक है, ये फंडामेंटल है, मतलब ये हमारे पास एक ऐसा बेस होता है जिसके थ्रू हम अपने राइट्स को, या हम अपनी अथॉरिटी, हमारे पास कुछ पावर होनी चाहिए कि हाँ हमारे भी कुछ अपने अधिकार होने चाहिए कि हम अपने लिए कुछ लड़ सके यदि हमारे साथ कोई कुछ गलत करता है तो। ठीक है, नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग बाय नोट्स। ठीक है, तो चलो समझते हैं चैप्टर 7। जैसे कि आपके पास, आपको पता है कि आपकी बुक में, या फिर आपको यूपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर किसी भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उस सीरीज में देखें तो ये पार्ट नंबर 3 में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे आपका क्या आता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सेकंड नंबर पे सिटीजन्स एंड थर्ड मतलब सिटीजनशिप्स, और थर्ड नंबर पे क्या आता है आपके पास, फंडामेंटल राइट्स आते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे जो कि हमें चैप्टर 7 में है। ठीक है, तो चलो समझते हैं। तो ये जो है पार्ट 3 में है, और कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, और उसको हमने कहाँ से बोरो किया है, यूएससी से। ठीक है, और डिस्क्राइब इसको किया गया है कैसे, एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ठीक, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया में किंग जॉन की स्टोरी एक बार समझ लेते हैं, हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड क्या रहा था, और उसको मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, डिस्क्राइब क्यों किया गया है एज ए मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। सो क्या हुआ था, 1215 में, 13वीं सेंचुरी की बात है। उस टाइम पे कुछ बैरन्स थे, तो बैरन्स किन्हें कहा जाता है, उस टाइम के जो बड़े बड़े जमींदार जागीरदार जो मतलब होते थे उन्हें बैरन्स कहा जाता था। तो राजा किंग जॉन और इनके अगेंस्ट मतलब लड़ाई हो गई थी, तो एक छोटा सा युद्ध चला था 1215 से लेकर 1217 से के बीच में। ओके, जो फर्स्ट वॉर माना जाता है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि रिच लैंड ओनर्स थे, उस टाइम पे उनको बैलेंस कहा जाता है। ओके, तो उन्होंने एक मोर्चा निकाला, किसके अगेंस्ट, एक मोर्चा निकाला उन्होंने राजा के अगेंस्ट। तो उनका क्या कहना था, मतलब फिर इन्होंने कहा कि चल हम इसको मतलब सोल्यूशन करने के लिए इन्होंने हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे उनके चर्च के काम में। सो इन्होंने इसके लिए कुछ लिखित पत्र, या फिर यूँ कहो कि या कुछ इनको राइट्स दे कि हाँ हम तुम्हारे चर्च के मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, इसके लिए उन्होंने राइट्स बनाए, तो उसी को फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाना जाता है। ओके, सो क्योंकि ये ऐसा राइट्स था जो कि बदल नहीं सकते थे राजा, बाकी सारे अधिकार जिन्होंने दे रखे थे उसको बीच बीच में वो चेंज कर सकते थे, बट ये जो राइट्स था उनको उन्होंने नहीं बदलने का फैसला किया, तो इसलिए इसको फंडामेंटल राइट्स के नाम से भी जाना जाता है अब के टाइम पे। बट पहले क्या था इसका, मैग्ना कार्टा ऑफ। ठीक है, सो चलो आगे समझते हैं।
तो इसके कुछ सिग्निफिकेंट स्टेप्स क्या थे, इसने क्या एस्टेब्लिश किया था, रूल ऑफ लॉ एंड लिमिटेशन लगाई थी मोनार्क पावर के ऊपर। ओके, सो इससे क्या था कि एक ही पावर नहीं चलेगी। सो मतलब इंडिविजुअल्स के भी कुछ अपने राइट्स रहेंगे। सो कंसिडर एज, इसको कंसिडर कैसे किया गया था, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स के थ्रू। ठीक है, जो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट था उनके थ्रू इनको मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में और ह्यूमन राइट्स को ऐसा कंसिडर उन्होंने कर दिया। फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन्स। सो पहला ये एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है फंडामेंटल राइट का जो कि सिटीजन्स को लेकर के बोला गया, और ये क्या है, जस्टिसिएबल है, मतलब इसके लिए हम कोर्ट के पास जा सकते हैं और इसके लिए हमें जस्टिस मिल सकता है। ऐसा नहीं कि इसी को सिर्फ लिख दिया गया है। मोर इलेबोरेट, बहुत ज़्यादा ही इलेबोरेट है देन फाउंड इन एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड में मतलब सारी कंट्रीज से लिया गया ये है, सबसे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ ले रखा है, बोरो कर रखा है। सो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ही इलेबोरेट माना जाता है। में इसका मतलब क्या है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, ये किसको लेकर के बात करता है, हमारे पास जैसे कि फंडामेंटल राइट्स का मतलब है कि सोशल राइट्स भी रहे लोगों के पास, इकोनॉमिक राइट्स भी रहे, तो और पॉलिटिकल राइट्स भी रहे। ठीक है, बट इसके ना सबसे ज़्यादा फोकस किस पे देने की बात करें, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के। ओके, सो इसमें क्या होता है, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द सुप्रीम पावर वेस्टेड इन द पीपल एंड इज एक्साइज बाय दैम डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो उन्होंने क्या कह रखा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और अगर हमारे फंडामेंटल राइट वॉयलेट होते हैं, बट इन्होंने इसके ऊपर लिमिटेशन लगाई है कि कोई भी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अपनी मनमानी कोई भी पावर नहीं कर सकती है और कोई भी गवर्नमेंट अपने आप को सुप्रीम नहीं समझ सकती है। सो इसलिए इसका मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसका एम क्या था, क्या स्टेबिलिटी, इसका एम क्या है कि ये जो लॉ है वो सबके लिए लागू हो। ठीक है, एंड मतलब किसी एक पर्सन के लिए नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ लॉ। ओके, सो ओरिजिनली जो थे 7 फंडामेंटल राइट्स पाए जाते हैं, बट अब जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था तो उसके थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है, आर्टिकल 31 में था। ठीक है, और इट इज़ मेड अ लीगल राइट, और उसको एक लीगल राइट बना दिया गया है, और ये पार्ट 12 में चला गया है, आर्टिकल 300A में। ओके, सो समझते हैं ओरिजिनली जो 7 फंडामेंटल राइट्स थे, तो उसके अंदर हमें क्या बता रखा है कि इसके अंदर कि हमें फंडामेंटल राइट्स की ज़रूरत क्यों है। तो इसका एक क्वेश्चन और बन जाता है, ये बहुत ज़्यादा ही इसेंशियल और ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम लोगों का डेवलपमेंट मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड स्पिरिचुअल तरीके से हो सके। ओके, और इसके अंदर हम राइट टू इक्वालिटी है जो कि 14 से लेकर 18 तक है, फिर राइट टू फ्रीडम आ जाता है 19 से लेकर 22 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 से लेकर 24 तक, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी रिलीजन हम अपना सकते हैं। ठीक है, तो 25 से लेकर 28 तक है, कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स जो कि 29 से लेकर 30 तक है। अब जो राइट टू प्रॉपर्टी वो क्यों हटाया गया, इसका बेसिक रीज़न क्या था कि अगर मैंने कहीं पर ज़मीन ली है और उसके बाद मान लो कि वो ज़मीन कहाँ पड़ रही है, बीच हाईवे पे पड़ रही है, तो मैं उस ज़मीन के ऊपर घर नहीं बना सकती। इससे लोगों को आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होगी, मतलब गवर्नमेंट मतलब ये बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मेन हाईवे की बात हो रही है ना, तो इसलिए इन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारी जगह पर ये केस निकल कर आए थे। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने क्या डिसाइड किया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 1978 में आया था, जिसके थ्रू इन्होंने इसको चेंज कर दिया। सो ये लीगल राइट बन चुका है। अब आता है हमारे पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हमें कुछ रेमेडीज भी प्रोवाइड की जाती है ताकि हम अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, आर्टिकल 32 में। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, सो फीचर्स क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट्स के, कि अवेलेबिलिटी ऑफ, मतलब ये जो है फंडामेंटल राइट्स वो किसके लिए अवेलेबल, सबसे पहला क्वेश्चन सिटीजन्स के लिए भी है और सभी के लिए। आपको सभी का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास कॉर्पोरेशन आ जाती है, कंपनीज आ जाती है, फॉरनर्स एंड अदर पर्सन्स। ओके, तो इनके लिए भी अवेलेबल है, और साथ में स्पेशली सिटीजन्स के लिए। सो अब इसके अंदर कुछ ऐसे राइट्स है जो कि सिटीजन्स के लिए, और कुछ ऐसे राइट्स है जो कि सभी के लिए। ठीक है, तो उसको हम समझेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं फीचर्स। सो इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। ये क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है लेकिन क्या है, क्वालिफाइड है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है जरूरी नहीं कि यही है, जैसे कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया है, तो इसका मतलब क्या दिखा है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, जरूरी नहीं था कि उसको हमने रखा ही रखा, मतलब अगर वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उसको हटा दिया, बट क्वालिफाइड, लेकिन इसके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। ओके, सो हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं कि हाँ हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, अगर तुम चले गए किसी ट्राइबल एरिया में और तुमने वहाँ पर जाके ज़मीन खरीद ली, तो इससे उनके फंडामेंटल राइट्स का क्या हो रहा है, वॉयलेशन हो रहा है, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए तुम्हारे पर क्या है, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शंस ऑफ स्टेट, अगर कोई भी पर्सन आर्बिट्रेरी एक्शंस लगाता है, अपनी मनमानी करता है, फिर कोई स्टेट या फिर कोई गवर्नमेंट ऐसा करती है, तो वो उनके अगेंस्ट क्या होगा, कार्रवाई की जाएगी। मतलब ऐसा अधिकार बिल्कुल भी नहीं है कोई भी आर्बिट्रेरी एक्शंस का, आर्बिट्रेरी कोई भी लॉ पास नहीं कर सकता। ओके, सो हमारे पास क्या आता है, इसके अंदर कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं। जो नेगेटिव होते हैं कैरेक्टर में, तो वो किसके लिए होते हैं, वो गवर्नमेंट के लिए होते हैं, अथॉरिटीज़ के लिए, हमारे लिए नहीं होता। वो हमारे लिए किस में चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं। ओके, और जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव किस में दे रखा है इन्होंने, कुछ प्रिविलेजेस में, कुछ पर्सन्स को। ओके, अब देखो दे आर जस्टिसेबल इन नेचर, सबको पता है। ठीक है, अगर हमारे वोलेशन हो रहा है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, तो हमारे पास क्या है, जस्टिस है कि हम जा सकते हैं। ओके, और ये क्या है, डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है, इसको डिफेंडेड और गारंटेड किया जाता है। नॉट सेक्रोसेंट परमानेंट, तो इन्होंने क्या कर रखा है कि
परमानेंट तो नहीं है, और मतलब कि इसको हम बदल सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि हम इसके अंदर चेंज कर सकते हैं, बट इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम चेंज नहीं कर सकते, इसका अधिकार हमारे पास नहीं है। ओके, कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। सेकेंड, कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, तो हम आर्टिकल 20 और 21 को नेशनल इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इमरजेंसी भी दो प्रकार की होती है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। अगर ये इमरजेंसी एक्सटर्नल के थ्रू से हुई है, किसी बाहरी देश में आक्रमण हुआ तो उसके थ्रू हमारे देश में इमरजेंसी लगाई गई है, तो उसके अंदर आर्टिकल 19 भी हट जाता है, बट आर्टिकल 20 और 21 रहता है। बट अगर ये इमरजेंसी इंटरनल की वजह से लगाई गई है, जैसे देश के अंदर अगर कुछ हो रहा है, ठीक है, सो उसकी वजह से अगर लगाई गई तो आर्टिकल 19 रहता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 33। इसमें क्या रखा है? आर्टिकल 33 बताता है कि जिससे कि कोई भी एप्लीकेशन या फिर कोई भी मेंबर जो होते हैं आर्मी फोर्सेस का, पैरामिलिट्री का, पुलिस फोर्स का, इंटेलिजेंस एजेंसी का, तो इन सब की जो आर्मीज वगैरह रहती है, पुलिस फोर्स, तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। मतलब इनकी जो इनके पास जो कुछ पावर होती है, कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं इनके, जो हमारे पास जो होते हैं नॉर्मली लोगों के पास, इंडिविजुअल के पास, वो इनके पास फंडामेंटल राइट्स नहीं होते। हालांकि इनके पास कुछ सुविधाएं होती है, बट वो फंडामेंटल राइट्स इनके पास नहीं होते हैं। जैसे कि ज़रूरत पड़ने पर इनसे जो है गवर्नमेंट ये जो है अपनी जान पर खेल करके लोगों को बचाते हैं, तो उस हिसाब से इनके फंडामेंटल राइट्स वहाँ पे खत्म हो जाते हैं। सो इस मार्शल लॉ में क्या होता है कि मिलिट्री रूल लगा दिया जाता है, और इस मिलिट्री रूल में सारी पावर किसके पास चली जाती है? सेंट्रल के पास चली जाती है। और इसमें क्या इम्पोज किया जाता है? अब नॉर्मल सर्कमस्टेंस टू रिस्टोर ऑर्डर, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ओके, सो ये किससे डिफरेंट है? नेशनल इमरजेंसी से अलग है। अब हमारे पास क्या आता है? आर्टिकल 35 पावर ऑफ लॉ मेकिंग। तो जैसे कि हमने देखा कि स्टेट लेजिस्लेचर भी पावर बना सकता है, मतलब कि लॉ बना सकता है, बट वो उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपने स्टेट में लागू कर सकती, क्योंकि कोई भी अगर कानून है, कोई भी अगर लॉ है, कोई बिल है, अगर वो एक्ट बन चुका है, वो कोई कानून पास हो चुका है, तो वो पूरे इंडिया में लागू किया जाएगा, ना कि किसी एक स्टेट में। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और लास्ट में जब हम वीडियो को कंप्लीट सीरीज खत्म कर लेंगे तो उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे 2013 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन है उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।